प्रतिलेखन संख्या 61, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीजें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूं, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है। पैरा। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपए मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीजें बहुत महंगी होती जा रही है। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है, नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 62, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, स्टार्ट। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों
और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आज एक तरफ से नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपए प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपए प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मैं मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो इस बात की जांच हुई जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई है। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूं। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है। पैरा। इतनी ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहां पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहां जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूं, उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूं और न लोग। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 63, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है।
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आमतौर पर स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्यम वर्ग पर बोझा पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजनाओं को जारी रखना है। इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जो कष्ट उठाकर के भी कुछ दे सकते हैं, उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। पैरा। इसलिए वित्त मंत्री जी के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूं, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रता पूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 64, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूं कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं चाहती हूं कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। पैरा। जहां तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी
लगती है कि प्राय गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयां आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 65, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहां जहां कुछ कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। पैरा। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती है। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती है उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती है, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 84 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार
व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी हैं। स्टॉप। प्रतिलेखन संख्या 66, 100 शब्द प्रति मिनट। शुरू। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। पैरा। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यह कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है, 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा न हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा न हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का
बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध। प्रतिलेखन संख्या 67 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। पैरा, काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसी विचार गोष्ठियां और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूं, क्योंकि कठिनाइयां हो तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयां हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कठिनाइयां कैसी भी क्यों न हो। सरकार का यही संकल्प है। पैरा, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूं कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूं कि प्राय जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। प्रतिलेखन संख्या 68 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहां रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबंध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे देश में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद वे सभी समाजों
में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमजोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमजोर न कर दे। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हो, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा। देशवासी मजबूत बनेंगे जिसके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। पैरा। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज्यादा महत्व की है, परंतु उनमें एकता नहीं है। उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी हैं, लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे। प्रतिलेखन संख्या 59, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की
रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। पैरा, कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े, जिनमें 4 करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपए मन के भाव पर गेहूं खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। पैरा, एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूं, आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, लगभग 5 दशक पहले मैं जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहां के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहां पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 छात्र प्रति वर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है। शायद हमारे राजस्थान से। प्रतिलेखन संख्या 70, 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं, उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें। हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्यों में जहां बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहां का काम चलाएं। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सके और उनकी भावना के अनुसार वहां पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी
ज्ञान नहीं है तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सके और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आए कि वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए। पैरा, गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहां की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपए से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। यह उचित